आना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी हुकूमत जो है ना अपने यहाँ के लोगों को देखें, यहाँ के हालात को देखें। जो है ये इजाज़त है, आप बताएं। नहीं तो गलत है, किसी को मारना इंसानियत को खत्म। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं एबी भाई, जिसको आप एबी भाई के नाम से जानते हैं और समीर के ब्लॉग में भी अक्सर देखते रहते हैं। और हमारे साथ कौन मौजूद हैं एबी भाई? हमारे साथ मौजूद है रीमा। रीमा, अपना छोटा सा, आपको लोग आज पहली दफ़ा देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो आपको जानना चाहते हैं कि आप क्यों आई इस दुनिया में, क्या मकसद था आपका, आप क्यों आए इस दुनिया में? कौन लाया आपको इस दुनिया में? आपको कहा है? मुझे कहा है, मुझे ज़ाहिर है लाने वाली तो मेरी माँ है। अच्छा। भेजने वाले तो खुदा है, खुदा की ज़ात है, सबको भेजता है। उसने मुझे भी भेजा, कुछ सोच के ही भेजा होगा। बट मेरी माँ, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और माँ तो सबकी अच्छी होती है, सभी प्यार करते हैं अपनी माँ से। लेकिन बस एक होता है ना कि दुनिया में कोई मकसद के लिए आता है, बिला वजह तो कोई भी नहीं आता। सही है। क्या मसरूफियात क्या हैं आपकी आजकल? मेरी मसरूफियात ये है कि मैं आजकल पार्लर पे जॉब कर रही हूँ, पार्लर के हवाले से। और एज ए ब्यूटिशियन है आप? जी, मेकअप का, यानी कि आप जो हैं आप वो हैं कि जिसकी वजह से बहुत सारे मर्दों को धोखा दिया जाता है। नहीं, धोखा तो खैर नहीं देते। नहीं ना, बस ये है कि हम नॉर्मल चेहरे को अच्छा खूबसूरत बना देते हैं। मतलब यूँ समझ लें कि आप लोग जो है वो 3310 मोबाइल जो है आईफोन की पैकिंग में दे देते हो। अच्छा, एक बात बता दो, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जब भी इनकी कोई जैसे शादी होती है ना, हम जाते हैं बाराती, तो लेट होती है, तो पता चलता है कि दुल्हन को अभी तक वो मेकअप कलर वलर चूना लगा रहा है तैयार करने में। वो पता चले, अच्छा दुल्हन का जो अपनी जगह, चलो उस पर मेहनत हो रही है, ये बाराती जो जा रहे हैं ना, ये अपने आप को दिखाने के लिए हम ये लग रहे हैं, हम जिया प्रादा लग रहे हैं, हम भाई हर इंसान लग चाहता रहे है हैं कि वो खूबसूरत नजर आए। ठीक है, मर्द में क्या है, मर्द में तो अल्लाह ताला ने कुछ वो नहीं रखा ना, वो तो मुंह धो के भी पहुंच जाते हैं। लेकिन औरत को तो खूबसूरत नजर आना चाहिए ना। औरत भाई, के लिए मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसे खूबसूरत ठीक है, इतना हो कि मेकअप के बाद भी वो अच्छी लगे, इतना खूबसूरत अपने आप को करे बंदा। अपनी बीवी को पहचानने से इनकार कर दिया इतना ना हो कि सुबह उठे बंदा तो वो कहे मेरी ये दुल्हन थी, तो यकीन ही ना आए उसको। ऐसा ना हो, क्या कहते हो आप? देखिए, पार्लर के मायने क्या है, बस सूरत को खूबसूरत करना। और ये खूबसूरती के लिए नहीं, ये पार्लर खूबसूरत लोगों के लिए नहीं, वो तो नेचुरल है खूबसूरत ना। लेकिन एक चीज होती है, आप बसरूरत को खूबसूरत बना रहे हो, नॉर्मल चेहरे को आप खूबसूरती पे दे रहे हो। असल चीज तो ये है ना, पार्लर के क्या मायने। तो ये तो आप लोग कमेंट के जरिए से बताएंगे कि आप लोगों के साथ कभी ऐसी कोई चीटिंग हुई है कि दिखाया कुछ गया, माल कुछ मिल। खैर चलते हैं, तो हंसी मजाक की बात ही, चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। अनवर, वीडियो का टाइटल क्या है? प्रोग्राम अटैक, IRA। अच्छा, इंडिया वाले जो कश्मीर 2 पार्ट में, प्रोग्राम अटैक, TRF, इंडस रिवर ट्रेटरी। अच्छा, कहानी ये है कि इंडिया वाले कश्मीर में हुआ है हमला आम लोगों पे, दहशतगर्दों ने किया, ठीक है। और दूसरी ये है कि इंडिया ने उसके बदले में पाकिस्तान में जो दरिया आते हैं ना, वो इंडिया से होते हुए आते हैं, सुना होगा आपने, सिंतास। तो एक मुआहदा था, सिंतास, ठीक है, वो भी ख़त्म कर दिया इंडिया ने मुआहदा। अब पाकिस्तान में पानी की शदीद कमी होने वाली है। उस टॉपिक पे ये वीडियो है, तो देखते हैं क्या है। ये इंडिया के खान सारे बड़े फेमस हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जय हिंद। देखिए, कश्मीर का बैसरान घाटी जो है, ये बहुत ही अपने सुंदर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जिस कारण इस जिले में बहुत ज़्यादा, इस घाटी में बहुत ज़्यादा भारत के अन्य राज्यों से सैलानी पर्यटक घूमने जाते हैं। ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, इन पहाड़ों के बीच में घाटियां हैं, जो दूर में यहाँ पे पूरी तरह से बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं। ठंड का दिन आता है तो इस पे बर्फ की एक चादर पड़ जाती है, जो बहुत ही मनोहर दृश्य दिखता है, और इसके सामने ऊंची ऊंची चोटियां हैं। गर्मी के दिन में, जैसे अभी के वर्तमान समय में, पूरा हरियाली छा जाता है, और ठंड के दिन में इसमें बर्फ जम जाता है। ऐसे ही बहुत सारे सैलानी यहाँ घूमने गए थे। हालांकि ये जगह बहुत ही मशहूर है,
पहलगांव जो जगह है, पहलगांव में ये घाटी है, पहलगांव जो जगह है वहां से ये घाटी लगभग आधे से 1 घंटे के डिस्टेंस पे है। पहाड़ों पर आधा ज्यादा दूरी नहीं होती है, लेकिन घुमावदार रास्ता का होने की वजह से दूरियां बढ़ जाती हैं। तो यहीं पर जब अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, अभी 2 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, तो इस पहलगांव को एक बेस कैंप के रूप में यूज किया जाता है। जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु वही है जो बेस कैंप के रूप में रुकते हैं, ताकि बाबा अमरनाथ की दर्शन कर सके। यहीं पर बहुत सारे इस बार पर्यटक रुके हुए थे सब। पहलगांव से थोड़ी दूरी पर है, पहलगांव से ये आपका बैसरयान घाटी, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन इसी पे कुछ आतंकवादी आए और उनको मार दिए सब, और इतने निर्मम तरीके से हत्या किए सब इन आतंकवादियों ने। पाकिस्तान के जन्माए इन आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया, क्योंकि इनके बाप की औकात नहीं है कि भारतीय सेना के पास आके लड़ सके। तुम्हारे अब्बा जो थे ना 93,000 फौज हारे थे, साले तुम्हारे बाप भी उसमें शामिल होंगे 1971। पूछना अपने बाप से जाके। यहाँ पे इस लोगों ने निहत्ते लोगों पे मारा। ये दिखाता है कि कितने कायर पैदा होते हैं सब। हमारे यहाँ तो कहा जाता है माँ का दूध पियो तो सामने से आके लड़ो। तुम्हारे ही कहते हैं यहाँ पे एक निहत्ता, कोई किसी की शादी हुई है कुछ दिन पहले हुई है, वहां पर जाके मार दिया, एक जिम्मेदारी लिया है रेसिस्टेंस फंड। बताइए इनके बच्चे का क्या गुनाह था? बताइए इनका बच्चा अच्छा मार्क्स लाया तो घूमने के लिए यहाँ आ गए। किसी की शादी 1 हफ्ते हुई है, किसी के हस्बैंड को मार दिया गया, वो कह रही है कि मेरे हमको भी मार दो यहाँ, लेकिन कह रहे नहीं तुम अपनी सरकार को जाके बताओगे। अरे सरकार को तो पता चल गया है, लेकिन हम लोग को जो है ना अभी इलाज होगा इसका अच्छा से यहाँ पे। बताइए इस महिला के साथ इसके बच्चे को मार दिया गया। जब इंडियन आर्मी पहुंची तो फौज के ड्रेस में आतंकवादी थे सब। ये महिला समझ नहीं पाई, फौज को देख के रोने लगी। इनको लगा कि ये भी कहीं आतंकवादी तो नहीं है, तो उन लोगों ने बताया कि हम इंडियन आर्मी से आपकी मदद करने के लिए आए हैं। अरे कायर हो, एक तो तुम निहत्थे पे हमला करते हो, उसके बाद से तुम इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन लेते हो। यही ना तुम लोग की कायरपन है। खैर पड़ोसी की औलाद हो लोग साले, तुम लोग की तो इतनी औकात नहीं जो इंडियन आर्मी से लड़ सको। लड़े तो थे एक बार, यही हुआ था। हालांकि हम लोगों ने अभी ऑपरेशन टिक्का प्रारंभ किया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कुछ आतंकवादी मार दिए भी गए हैं, अभी आगे भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन इससे क्या होने वाला? अभी मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पे थे, तब तक ये घटना हुई, तो सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही कैंसिल करके आए और एक सर्वदलीय मीटिंग भी बुला रहे हैं, जिसपे कि पूरी तरह से निर्णय लिया जाएगा कि इसका क्या फाइनल इलाज किया जाएगा। लेकिन इस चीज को समझिए कि इसके पीछे हाथ किसका किसका हो सकता है। पाकिस्तानी ये कायर है, ये पाकिस्तान वालों पहले सुनो, ये तुम्हारा सेनापति है, सबसे बड़ा चोर आदमी है। लंदन में इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अमेरिका में अपने बच्चों के लिए फार्म हाउस खरीद के रखा, पता करा लेना तुम लोग। यहाँ पर 1 से 1 करोड़पति। ये आईएसआई में था, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन, जो सरकारी आतंकवादी संगठन है उसका नाम आईएसआई है, वहां पे उसका ये हेड रहा है। तो ये सेना में बहुत घपला किया है और सेना का मनोबल डाउन हो गया है इसके वजह से। तो ये सोच रहा है एक तो एस्केलेट हो जाए, एक लड़ाई एस्केलेट हो जाए। इसलिए इसने रावलपिंडी में एक भाषण दिया था कि हम बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान अलग हुआ था। अरे पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ था कि एक साफ सुथरा इंसान सुअर के साथ नहीं रह सकता है। तुम्हारा जो सरगना था जिन्ना, उसने अलग कर दिया भारत से, सुअरों को अलग करके वहां अलग कर दिया। तो ये पूरी के पूरे वहां पे, और जो पाकिस्तान यहां से गए थे लोग ना, ये सोच के कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत देश बनेगा। देख लो तुम्हारे देश में क्या हाल हो चुका है। यहाँ पर दुनिया थूकती है साला। अगर एयरपोर्ट पे पता चल जाए कि पाकिस्तानी है तो बगल का आदमी उठ के चला जाता है। अगर जहाज में पता चल जाए कि मेरे बगल में पाकिस्तानी बैठा है, उसका पूरा रास्ता पर टेंशन में रहेगा कि पूरी तरह से सलामत जा पाएगा कि रास्ते में फटेगा यहाँ पर। तो ये चाहता है कि अपनी सेना में थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए युद्ध हो जाए। दूसरा, पाकिस्तान में इसने क्या किया, इमरान खान को गिरफ्तार करा दिया। इमरान खान पहले क्रिकेटर थे, पूरी दुनिया घूमे थे, पाकिस्तान के अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में ज्यादा सोच समझ रखने वाला था, तो इसको जेल में भेजवा दिया, मेरे चचवा को। अभी यहाँ पे गृह युद्ध हो गया। तो आसिम मुनीर का यही सोचना है कि अगर भारत से थोड़ी बड़ी भी लड़ाई हो जाती है तो सेना ये अपना बन बजा लेगा कि देखो हम हैं तो पाकिस्तान को बचा के रखे हुए। वैसे भी पाकिस्तान मरेगा, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। दूसरा एक और चीज है क्या है कि इंडिया चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वार हुआ है, तो चाइना के ऊपर 245% लगा दिया गया है टैरिफ, जिस वजह से बहुत सारे व्यापारी अब इंडिया की ओर मूव करेंगे। तो चाइना की भी चाल है, वो पाकिस्तान के थ्रू भारत में हमला करा रहा है ताकि बड़े व्यापारी इंडिया में इस मौके को ना देख सके। क्योंकि जो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं ना, जो करोड़ों करोड़ में डील करते हैं, 200 करोड़ 400 करोड़, तो वो देखते हैं किस देश में शांति है। इसलिए देखिएगा सिंगापुर देखिए, दुबई देखिए, कोरिया देखिए, जापान देखिए, यहाँ हमेशा शांति रहता है, तो वैसे ही देखते हैं। तो चाइना को लगता है कि इसका फायदा कहीं इंडिया ना उठा ले, इसलिए जानबूझ के चाइना पाकिस्तान को उकसा रहा है। और देखिए जब कोई इंसान भिखमंगा हो जाता है, पूरी तरह कंगाल हो जाता है, अपनी इज्जत खत्म हो जाती है, तो दूसरे को डुबाने में लग जाता है। यही काम पाकिस्तान कर रहा है।
ये आतंकवादी आए और वहां पर्यटकों के ऊपर गोली चलाने लगे। आतंकवादियों के मंसूबे को समझिए, गोली मारे हैं उनकी मंसूबा को समझिए। गोली मारने के बाद महिला को कहती है कि हमें भी मार दो, तो कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाके अपनी सरकार को बताना। मतलब इन्हें पता है कि ये सरकार को बात बताया जाएगा। दूसरी बात, जाति धर्म पूछा गया, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो। और उसके बाद कोई लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। कलमा कौन धर्म का आदमी पढ़ाता है जी? हाँ, इतनों में आंख नहीं खुल रहा है यहाँ पे। एकदम शर्म लिहाज घोल के पी गए हैं, किसी के सामने निहत्थे को मार दिए हैं। इससे कश्मीर में जो सबसे बड़ी समस्या आएगी, हम लोगों को जब धारा 370 हटा था तो 5 साल लग गए ये चीजों को नॉर्मल पटरी पे लाते हुए। उसको 5 मिनट में सब रौंद के चला गया। अब कौन पर्यटक वहां जाएगा? पर्यटक जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वही लोग। गरीब आदमी का मतलब पर्यटन मतलब कौन सी होता है? ननिहाल चल जाता है, पर्यटन मतलब हो गया नानी के घर घूम लिया, हो गया पर्यटन हो गया है। लेकिन ये लोग जो जा रहे थे भारत के अन्य हिस्सों से, अभी उन पे क्या बीतेगी? पूरा मनोबल तोड़ के रख दिया। ये सब अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। इससे क्या होगा बताइए? पहलगांव में ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्री है, कुछ है ही नहीं है। पर्यटन से ही इनकम होता है। तो इन लोग की इनकम डूबेगी। जब इनकम डूबेगी गरीबी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और यही पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में भयानक गरीबी आए, क्योंकि जब गरीबी आ जाती है, इंसान के पास एकदम गरीबी आ जाएगी, तो फिर इंसान देखता है कि हमारा पेट कैसे भरेगा। अब यही पाकिस्तानी उन्हें हथियार थमाते हैं सब। तो एक और वो दिखाते हैं सब, देखो कश्मीरी तुम्हारे साथ है। आज कश्मीर वाले देखो तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। अपने आप से पूछ के देखो ना कश्मीर वालों कि अगर पाकिस्तान हमारे कश्मीर के पीछे नहीं पड़ा रहता तो आज जिस तरह गोवा डेवलप है, आज इस तरह सिंगापुर डेवलप है, ठीक उसी तरह से जम्मू कश्मीर भी डेवलप रहता। तो जम्मू कश्मीर के लोग तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है तो ये पाकिस्तानी है। और बिना लोकल के सपोर्ट के, बिना लोकल के चढ़ावे पे इतना बड़ा तो कोई हमला नहीं कर सकता है। तो खुफिया एजेंसी को भी इन लोकलों को भी खोजना पड़ेगा वहां पे कौन कौन साथ दिया, क्योंकि वहीं कोई ना कोई होगा जो इतने बड़े घटना को, साजिश को, उन आतंकवादियों को ये रास्ता दिखाया होगा। वहां के लोकल लोगों की तो नौकरी चली गई, सब कुछ गया। अरे तुम्हारी नौकरी गई, इधर लोगों की जान चल गई। नौकरी बड़ा होता है कि जान बड़ा होता है जी? किसी भी इंसान का, परिवार का कोई सदस्य चला गया, लेकिन ओवरऑल एक देश की क्षति हो रही है। पूरी दुनिया इस पे क्या करेगी? दुनिया को क्या करना है वो तो देखेगी कि भारत एक अनस्टेबल है। कश्मीर के मुद्दा को दोबारा वो पाकिस्तान ऊपर की ओर बढ़ा रहा है। अभी भारत सरकार को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तानी जो भारत में इलाज कराने आ रहे हैं सबका वीजा रद्द कर देना चाहिए। भारत सरकार ने सार्क का वीजा रद्द किया है, जो बिजनेस के लिए आते हैं। कोई भी पाकिस्तानी को चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, इंडिया में आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इलाज बहुत सस्ता होता है। आते हैं चेन्नई, आते हैं मुंबई, दिल्ली, इलाज करा के चले जाते हैं। बाहर में जाओ, सोच रहे तो नहीं, मरो वहीं पे जहां जाना है तुमको। एकदम कोई वीजा उजा, कोई इंसानियत मरौवत नहीं करना चाहिए यहाँ पे। एयर स्पेस तो हम लोग का बंद ही है पाकिस्तान का। एयर स्पेस की वजह से पाकिस्तान को बहुत घाटा लग रहा है, लेकिन भिखमंगों को क्या चाहिए? जीने के लिए तो कैसे भी जी लेंगे। सिंधु जल समझौता 1960 के तहत हम लोग सिंधु नदी तंत्र के 80% जल छोड़ देते थे। भारत ने अभी समझौते को सस्पेंड किया है। सस्पेंड करने से फायदा यह है कि हम लोग कभी जब मन तब सस्पेंड कर देंगे जब भी इस तरह की घटना होगी। लेकिन सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर देना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसके पानी को हम डाइवर्ट करके लेके कहां जाएंगे? इसके लिए हमें नया बांध बनाने की जरूरत है। तो बहुत सारे बांध, जब तक ये समझौता सस्पेंड है, बांध बना देना चाहिए और पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए। और गर्मी के दिन में पूरा पानी रोक ले, और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक तो गर्मी में पूरा जल चुका रहेगा। बरसात के समय आएगा जब पूरा लबालब होगा तो बांध खोल दे, एगो सुखा के मारो फिर दहवा के मार दो। यहाँ पे दोनों करना पड़ेगा। इंसानियत को लांग दिया है पाकिस्तान ने। देखिए, राक्षसों के साथ राक्षस जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। और दूसरी भैया, हमारे खुफिया एजेंसी वाले लोग, चाहे आईबी हो, रॉ हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, कुछ तो करो भाई। हमेशा पुलवामा हुआ, तुम लोग को क्या कैसे बोले यार? कैसे? अभी देख रहे थे बलूचिस्तान में हुआ था, एक नॉर्मल आदमी समझ रहा था उसका रिटिलेशन होगा। ये क्या इंटेलिजेंस आता है हम लोग का? पुलवामा हो जाता है, संसद पर अटैक हो जाता है, ताज होटल पे हमला हो जाता है, अमृतसर पे हो जाता है, पठानकोट पे हो जाता है, क्या हो रहा है? उरी पे अटैक हो जा रहा है। अरे कभी तो पहले इंटेलिजेंस लाया जाए। हम मानते हैं कि इंटेलिजेंस बहुत लाते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा और एक्टिव होने की जरूरत है। मोसाद की तरह होना चाहिए, CIA की तरह होना चाहिए, चाइना की एजेंसी की तरह होना चाहिए। वहां और जरूरत है इस चीजों को। भारत सरकार को इस पर और संजीदगी से कदम उठाना चाहिए। और इस हमले के बाद केंद्र सरकार एगो सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। देखो, सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है, लेकिन सर्जिकल की स्ट्राइक कोई इलाज नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा सेना करते रहती है। 50 गो आतंकवादी मार देंगे तो क्या भरपाई हो जाएगा? हमारे 28 मासूम लोग मारे गए, इसकी भरपाई 50 गो सैनिक। 50 गो मतलब क्या होता है? पाकिस्तानी एगो मिलकर 50 गो जन्म दे देगा। एगो पाकिस्तानी 4 गो बियाह करेगा। 1 2 3 4 4 गो बियाह करेगा एगो पाकिस्तानी। एगो से 15 गो पैदा करेगा। 15 चौको 60, एगो से मिलकर 60 गो जन्मा देगा। जन्म लेने में क्या जाता है?
सुअर भी एक साथ 16 को जन्म दे देता है। इन चोटों को क्या जाता है, आप क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक से इलाज हो जाएगा? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक इनका इलाज नहीं, इनका ठोस इलाज करना पड़ेगा। 24 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में, जब 24 करोड़ को समझ में आएगा ना तब ये होगा। इन सब भूखे प्यासे मार देना चाहिए, नेवल ब्लॉकेज करना चाहिए। पूरे भारत के लोगों से कहते हैं अपनी सरकार पे इस बात दबाव बनाया जाए, ये पाकिस्तान है, इसकी जो नौसेना यहाँ पर, इसकी जो नेवी है यहाँ पर ये वाला समुद्र में, यहाँ नौसेना लगा के ब्लॉक कर दिया जाए। अगर हम नेवल ब्लॉकेज कर देते हैं तो इसकी पूरी सप्लाई लाइन कट जाएगी, पाकिस्तान कहीं से सप्लाई नहीं दे पाएगा नेवल ब्लॉकेज होने की वजह से। और पाकिस्तान के बाद जो पेट्रोलियम भंडार है बस 9 दिन का है, 9 दिन के बाद इसके पास पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। तो नेवल ब्लॉकेज लगने के कारण इसका पूरा पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा और हम लोग कहीं ना कहीं ये लंबे समय तक ऊपर से यहाँ पे सिंधु जल समझौता सस्पेंड करके नीचे से नेवल ब्लॉकेज कर दे। और दूसरा क्या है कि आतंकवादियों को कहते हैं कि तुम लोग धर्म का नाम लेके यहाँ पे जो आतंकवादी घटना करते हो, यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या होगा? और मुस्लिम समाज से कहते हैं कि एक अभी जो जुमा का दिन आ रहा है, फ्राइडे के दिन, वहां से भी यहाँ पे सारे लोगों को एक होने की जरूरत है, वरना हम लोग को या जो भी एक साधारण व्यक्ति है इन चोट्टो पाकिस्तानियों की गुनाह का सजा सबको मिलने वाला है। लोग क्या किस नजर से देखेंगे हम लोगों को, क्या तरीका है यहाँ पर? तो हम लोगों को भी खड़े होने की जरूरत है। जब इजराइल में हुआ था, इजराइल में गाजा में जो हुआ था, छोटे बच्चे को मारा गया था, वो भी गलत था। यहाँ जो हुआ ये भी गलत है, उसके लिए खड़े हुए थे तो इसके लिए भी खड़े होना पड़ेगा यहाँ, तब देश होगा। वरना कितना बुरा कलंक पोत के चला गया है पाकिस्तान के। 2 लौंडे आए सब यहाँ गोली चला के चले गए, बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। एक अब्दुल कलाम होता है, एक वीर अब्दुल हमीद होता है, और यहाँ डेली 2-4 को निकल के इस तरह कश्मीर में घटना करेंगे, सब किस नजर से देखा जाएगा? हम लोग का रेपुटेशन कहाँ जाएगा? इसलिए एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि इसे कंडेम किया जाए, इसकी घोर निंदा किया जाए यहाँ चीजों को सामूहिक तौर पर। और पूरे भारत के लोगों से कहते हैं, चाहे हम तो अपने शिक्षा जगत में है तो हम तो अपने शिक्षा जगत से हर एक टीचर से भी उम्मीद करते हैं, उनसे भी आह्वान करते हैं कि अपनी सरकार पर इस बात का दबाव बनाया जाए कि यहां से नेवल ब्लॉकेज होगा यहां से, ताकि यहां से कोई भी पाकिस्तानी शिप अंदर नहीं जा सकता है, ताकि 9 दिन के अंदर इसका पेट्रोलियम खत्म हो जाए। और ऊपर से सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर देना चाहिए ताकि कोई पानी ना जा पाए और गेहूं की धान की फसलें ना बोल पाए। और बरसात के समय इसे छोड़ दो, इधर दहवा के मार दो, इधर बंद करके मार दो, तब तक जब तक इनको समझ में नहीं आए। वरना ये जो है सब ना पागल हो गए हैं सब, इनका कोई इलाज नहीं है। मानवता की हद लांघ दी है सब। किसी का धर्म पूछ के मारा जाता है, किसी को इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? जिंदा है सब इंसानियत। कोई क्या सोचेगा यहाँ पे जी? पूरे कौम को बदनाम करके रखा है सभी पाकिस्तानी। अगर पाकिस्तान को मिटा दिया जाता आधा दुनिया शांति से सोएगा, कम से कम एशिया में तो शांति जरूर आ जाएगी। हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे झुनझुना से पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, इसको बेत मारना पड़ेगा। नेवल ब्लॉकेज के लिए याद करिए 1999 कारगिल के टाइम पे जब नौसेना ने ब्लॉक कर दिया था, तब पाकिस्तान पीछे हटा था, क्योंकि उसकी पूरी राशन सप्लाई और विदेशी व्यापार बंद हो गया था। अर्थव्यवस्था तोड़ना पड़ेगा पूरी तरह से पाकिस्तान का। हम सारे अपने शिक्षक समाज से भी कहते हैं और सारे विद्यार्थियों से भी कहते हैं और देश से भी लोगों से कहते हैं कि इस पे चाहे ट्विटर हो चाहे जैसे भी हो, हैशटैग हम लोग को ले आना पड़ेगा, हैशटैग नेवल ब्लॉकेज फॉर पाकिस्तान। ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि सरकार सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक से सुनने वाला नहीं है। एक बढ़िया से लड़ाई चाहिए होता है, तब उसको अगर वो चाहिए तो उसको दे दिया जाएगा। इसमें हम लोग पीछे नहीं पड़ेंगे। हम तो कहते हैं पहले नेवल ब्लॉकेज करके 1 महीना छोड़ दो, जितना राशन पानी है सब खत्म हो जाए, 1 महीना में फ्यूल वगैरह सब खत्म हो जाए, तब उसके बाद अगला हमला करना चाहिए। इसके जितना बिजली घर है अब पुल है रेलवे का तोड़ दो, उसके बाद आधा पंगु हो जाएगा पाकिस्तान यहाँ पे। तो ये छोटे मोटे लड़ाई से नहीं सुलझने वाला है। हम लोग को एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, वरना आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। कश्मीर को तबाह करके रख दिया। हमारा पूरा एक पर्यटन का व्यापार था। स्विट्जरलैंड कोई क्यों जाता जब कश्मीर इतना बेहतरीन था? खुद कश्मीर के लोग सोच के देखो, तुम्हारा सच्चा दुश्मन कौन है? कश्मीरियों को बदनाम करने वाला कौन है? यही पाकिस्तानी। तुमसे तुम्हारा रोजगार छीनने वाला कौन है? यही पाकिस्तानी। अरे घर बैठे पर्यटक जहां होते हैं वहां पे लोगों की इनकम होती है। गोवा में जाके देखो, वहां के लोगों को घर बैठे इनकम हो जाती है। कोई स्कूटी रेंट पे लगाया, कोई होटल रेंट। ऐसे आतंकवादी घटना होगी तो क्या होगा? कश्मीर के लोगों से भी कहते हैं कि सामूहिक रूप से बाहर निकलिए और ये वहां पे विरोध दिखाइए, ताकि वो विरोध इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक दिखना चाहिए कि कश्मीरी भी इसके विरोध कर रहे हैं। अन्यथा इसका भुक्तभोगी सबसे बड़ा कोई होगा तो आप होंगे लोग। यहाँ पर कोई कौन भुगतेगा? जो लोकल लोग भुगतते हैं वहां पे अगर कोई घटना होती है तो। अब मारने की रही बात, हम लोग तो चुन चुन के मारेंगे लोग, चाहे किसी भी बिल में घुसे रहे लोग। 1971 मत भूलो पाकिस्तान, तुम्हारा एक टुकड़ा करके बांग्लादेश किए थे, अब अगला नंबर बलूचिस्तान का है। और सरकार से भी कहते हैं जिस तरह मुक्ति वाहिनी का खुला समर्थन करके बांग्लादेश बनाया गया था, उसी तरह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले को, बीएलए वाले भाइयों को, पूरे बलूचिस्तान वाले लोग को कहते हैं पाकिस्तान से अलग हो जाओ, हम तो आपके साथ हैं। जैसे मुक्ति वाहिनी के समय 1971 में साथ दिए थे, उसी तरह एक पाकिस्तान का दोबारा टुकड़ा होगा यहां से और बलूचिस्तान का निर्माण होगा। पाकिस्तान में जैसे इधर का निर्माण हुआ था
वरना अगर हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो ये इलायचीदाना बराबर बांग्लादेश जिसको हम लोगों ने जन्म दिलाया था, ये आज हम लोग को आंख दिखा रहा है, ये पाकिस्तान आंख दिखा रहा है। ऐसे हाथ पे हाथ रखने से नहीं होगा, यहाँ पर एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। ये आतंकवादी किसी के नहीं हो सकते हैं, इन्हें कोई अगर अपना समझता है तो सबसे बड़ा बेवकूफ है वो है, क्योंकि सांप पालिएगा तो काटेगा ही काटेगा, ऐसा नहीं है कि केवल आपके पड़ोसी को काटेगा। जब ये पहलगांव में ये घटना हो रही थी तो उस समय सैयद आबिद नाम का एक घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति, एक कितना ही पैसा कमाता होगा घोड़ा चलाने, इसकी बहन रोक रही थी कि आप मत जाओ, लेकिन ये बेचारा गया वहां पे। और जब आतंकवादियों ने लोगों पे गोलियां चलाने लगी, इतना बहादुर ये अपना घोड़ा छोड़कर आतंकवादियों से हथियार छीन लिया, कहा कि ये हमारे कश्मीर के मेहमान हैं, इन पे गोली मत चलाओ, हथियार छीन लिया। एक सैनिक ना होने के बावजूद इसको इतना हिम्मत था, छीन लिया, लेकिन दूसरे आतंकवादी ने इसे भी गोली मार दिया। आज बेचारे का पूरा परिवार, इस बूढ़ी माँ, इस बूढ़े पिता से क्या पूछेगा। पिता से जब मीडिया ने पूछा आप क्या कहना चाहेंगे, तो कहते कि बेटा चला गया, क्या कहेंगे, बेगुनाह था, बेगुनाह मारा गया। यहाँ पे सरकार से भी कहते हैं कि जितने लोग की इसमें शहीद हुए हैं उन लोगों को भी आर्थिक मदद और कुछ ना कुछ इनके अस्थायी जीवन के लिए कुछ किया जाए, ताकि उन्हें एक श्रद्धांजलि दी जा सके। यहाँ पर मुसीबत की घड़ी में हम सब देशवासी एक दूसरे के साथ हैं। उम्मीद करते हैं हम सब एक साथ मिलकर अपनी सरकार का साथ देंगे। सारी राजनीति खत्म, यहाँ पे सब एक होने चाहिए और इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हम किस मुंह से कहें, किस भाव से कहें, जिनके यहाँ से किसी का भाई उजड़ गया, किसी के मांग का सिंदूर उजड़ गया, कोई बहन ने अपना भाई खोया, कोई महिला ने अपने पति को खोया, कोई बेटे ने अपने बाप को खोया, किस मुंह से कहें हम लोग, क्या दें उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें। इस श्रद्धांजलि से क्या हम उनके परिवार का दुख लौटा सकते हैं? कभी नहीं लौटा सकते। तो कभी ना कभी तो इसे रोकना पड़ेगा ना। नासूर को छोड़ते जाएंगे तो और बड़ा जख्म होते जाएगा, इसलिए इसका इलाज बहुत जरूरी है। लेकिन जिन भाइयों ने अपनी जान गंवाई है, जिन लोगों के परिवार के अपने बिछड़ के गए हैं, दुख की घड़ी में पूरे देश उनके साथ है, लेकिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब इनका जवाब उनको मिलेगा, जब उन लोगों को जब उनके घर में भी ऐसे उजड़ेंगे, उनके घर से भी ऐसे आंसू बहेगी ना, तो उन्हें समझ में आएगा कि एक मासूमों पे, निहत्थे लोगों पे गोली चलाना कितना खराब होता है। अरे इतना कमजोर तो दुनिया का कोई नहीं होगा। यहाँ पे छोटे बच्चे भी लड़ाई लड़ते हैं तो कभी किसी निहत्थे पे नहीं मारते। कितना नीच गिर सकते हो पाकिस्तान, कभी सोचा नहीं था इस पर। आई होप कि सरकार इस पर कोई कड़ा एक्शन लेगी। जैसा होगा फिर आगे हम लोग देखेंगे। जय हिंद। जनाब एबी भाई, ये थे खान सर की पहले वाली वीडियो देखें कभी आपने? सुना है, देखें, आज वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। खान सर बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि हर शख्स अपने कंट्री से मोहब्बत करता है, करना चाहिए। तो खान सर मतलब इंडिया से यूँ समझ लो कि मतलब बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं और बड़े जज्बाती हो रहे थे। क्या कहते हैं अपना रीमा जी, आपने खान सर की एग्रेशन देखा, जज्बाती जी, मैंने देखा। काफ़ी लोगों की हत्या हुई है, काफ़ी लोगों की जान गई है, काफ़ी लोग शहीद, इसको शहीद कहेंगे कि जो लोग अगर बेगुनाह मारे जाते हैं तो उन्हें शहीद कहा जाता है। तो काफ़ी लोग शहीद हुए हैं। पता है दहशतगर्दों ने आके क्या किया? उनसे पूछा कि आप अपना NIC दिखाएं, और उन्होंने NIC दिखाया, हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो वहाँ पे हिंदुओं को मारा। समझ रही मेरी बात को? जी। तो यूँ समझ लें कि आम लोगों को जो घूमने फिरने आए हुए, किसी के एक हफ्ता पहले शादी हुई है, कोई हनीमून मना रहा है, तो मैं अक्सर हम लोग भी कहते हैं कि यार कौन सा मज़हब जो है ये इजाज़त देता है? आप बताएं। नहीं, ये तो गलत है। किसी को मारना, ये इंसानियत को खत्म, किसी का भी मज़हब ये इजाज़त नहीं देता कि आप उसको ख़त्म करें। सही है, जब अल्लाह ताला ने इंसान बनाया ना, तो ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है। अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा बनाया है। ठीक है, हम सब अल्लाह की नज़र पे हम सब मुसलमान हैं, इंसान है। सबसे पहले तो बात ये है, सही है, इंसान है। आप इंसान समझो, आप जानवर नहीं समझो। कुछ भी इंसान अगर कोई जानवर को भी कुछ करता है ना, भी हाँ सही कह रही हैं आप कि कंट्रीज में हमने इंसानियत से प्यार करो। दूसरे कंट्रीज में हमने यहाँ तक देखा है कि जानवरों तक की एक इतना केयर करते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होने देते, उनको भी तकलीफ नहीं देने चाहिए। मुल्कों में तो कुत्तों भी मुकदमा, किसी कुत्ते को मारो, हम तो फिर इंसान है कि हमें किस तरह से तकलीफ दिया जा रहा है। मैं नहीं समझती कि अल्लाह ताला ने हमें इसलिए भेजा कि हम ये सब कुछ करें। ये आखिरत की निशानी है। ठीक है, अल्लाह ताला ने जन्नत भी हुकूमत को भी देखना पड़ेगा, उसकी खोज लगानी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा ये कौन थे, क्योंकि अभी तक तो मकसद तो इल्ज़ामात पे चल रहा है। पाकिस्तान ने तरदीद की है कि ये हमारी तरफ से नहीं है, और इंडिया ने यूँ समझ लो कि को पानी बंद करने की जैसे बात हो रही है, सिंतास मुआहिदा ख़त्म कर रहे हैं ना, तो वो उसके बाद यकीन करें पानी की वैसे किल्लत हो गई है, मज़ीद किल्लत हो जाएगी। पानी इस वक्त कराची में, पाकिस्तान में पानी शदीद कम है। लोग ये समझो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। गैस वैसे ख़त्म हो गई है, ठीक है, बिजली इतनी महंगी कि आपकी सोच है। तो यूँ समझ लें, अच्छा महंगाई और फिर रोज़गार, बेरोज़गारी, तो जो अभी सूरत हाल दिख रही है, तो हम बहुत ज़्यादा मतलब यूँ समझ लो कि पाकिस्तानी दलदल में
फंसते जा रहे हैं, भंवर में फंसे हुए हैं। तो पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में तो मैं समझता हूँ कि हालात अच्छे रहें, कोशिश करें। लेकिन हमारी हुकूमत को भी दिखना चाहिए ये क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से, मतलब किस तरह से कर रहे हैं, ये अवाम को भी समझना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी हुकूमत जो है ना अपने यहाँ के लोगों को देखें, यहाँ के हालात को देखें कि किस तरह के हालात चल रहे हैं। जंग किसी चीज़ का हल नहीं है, जंग जो है ना वो किसी चीज़ का नहीं है। और ये कि अब ये आपस में इन चीज़ की जगह बैठ के बात करें, मसला है तो ये नहीं कि इन्होंने यहाँ अब कुछ कह नहीं सकते कौन थे क्या थे, कह नहीं सकते, लेकिन हुकूमत को भी जरा देखना चाहिए। अब तक तो इल्ज़ामात है ना, पाकिस्तान तो यही इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बाकी ये कि उम्मीद करते हैं कि हम और इंडिया एक साथ थे, 1947 में हम अलग हुए, ठीक है, तो आज हम समझो दुश्मनी के चक्कर में ही बर्बाद हो गए हैं। तो होता ये है कि दुनिया में लोग अक्लमंदी का मुजाहरा ये है कि साथ मिलके ही तरक्की है। कि आप अगर किसी से दुश्मनी करते रहोगे तो आप कब तक आपकी बर्बादी है। बिल्कुल। तो ये है कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है, जितना इसका अफसोस किया जाए दिल से अफसोस है। ऐसा इंसानी जान है, कोई भी ऐसा होना नहीं चाहिए। इंसान की जान की एक अहमियत होती है। उनके घर वालों से पूछो, उनके माँ बाप से पूछो जिनकी औलादें गई हैं, उनकी बीवियाँ जिनके शोहरों को मारा गया है। आप यूँ समझ लो कि उनके घरों में क़यामत, बहुत अफसोस हुआ। ऐसा कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, किसी भी जगह नहीं होना चाहिए। इससे मतलब है कि वाकई बुरी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है कि आप अगर किसी निहत्ते को, किसी आम इंसान को जाके दुनिया से ख़त्म कर देते हो। बहुत अफसोस है, मतलब जितना अफसोस किया जाए कम है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।